आज यूपी मांगे उत्तर में हम बात कर रहे हैं यूपी में होने वाली 10 सीटों पर उपचुनाव की। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा दाव खेला है। दरअसल अखिलेश यादव ने कटहरी सीट की जिम्मेदारी चाचा शिवपाल को सौंपी है, तो मिल्कीपुर का जिम्मा अवधेश प्रसाद को दिया है। खास बात यह है कि इन दोनों सीट की जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से सीएम योगी ने ली है। यानी उपचुनाव में अखिलेश ने बीजेपी के सामने बड़ा गेम खेल कर दिया है। एक गेम कांग्रेस ने भी अपने साथी अखिलेश के साथ खेला है। अभी इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। कांग्रेस ने 10 की 10 सीटों पर पर्यवेक्षक उतार दिए। अब सभी सीट पर पर्यवेक्षक किस मकसद से उतारे हैं ये तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन चर्चा होने लगी है कि इंडी गठबंधन में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो तमाम सवाल ऐसे होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिएगा। अयोध्या से हिंदुत्व की राजनीति को फिर से धार देने की कमान खुद सीएम योगी ने संभाली, तो जवाब में अब अखिलेश यादव भी मिल्कीपुर में जातीय गोलबंदी कर बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है, जिसमें अखिलेश यादव के सारथी हैं चाचा शिवपाल यादव, फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव। अवधेश प्रसाद और लाल बिहारी यादव को अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर का प्रभारी बनाया है, तो शिवपाल यादव को कटहरी के साथ साथ मिल्कीपुर के प्लान में भी शामिल किया गया है। सबसे अधिक अगर चर्चा 10 सीटों में से किसी सीट की है तो वो है मिल्कीपुर, क्योंकि मिल्कीपुर अयोध्या में आती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है मिल्कीपुर जीतकर अपनी खोई हुई साख वापस लाना। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर सीट की कमान अपने हाथों में ली है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अवधेश प्रसाद को और लाल बिहारी यादव को वहां की कमान सौंपी है, तो अपने चाचा और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को वहां का प्रभारी नियुक्त किया है। बीजेपी मिल्कीपुर जीतकर मंडल राजनीति को कमंडल में साधना चाहती है, तो अखिलेश यादव मिल्कीपुर में जीत दोहराकर पीडीएफ फॉर्मूले पर मुहर लगाना चाहते हैं, ताकि 2027 विधानसभा चुनाव में साइकिल की इसी सोशल इंजीनियरिंग के ट्रैक पर दौड़कर बहुमत की दहलीज तक पहुंचा जा सके। कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में जो भी विधानसभा का चुनाव मिल्कीपुर का वहाँ होना है, उसमें भी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी वहाँ निश्चित रूप से जीत दर्ज करेगी। मिल्कीपुर में बीजेपी के अरमानों को ध्वस्त करने के लिए अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव को भरोसे में लिया, तो अब तक चचा के साथ गच्चा वाली संवेदनात्मक टिप्पणी करने वाले सीएम योगी अब दोनों को एक साथ निशाने पर ले रहे हैं। 17 के पहले तो चाचा और भतीजे में ही होड़ लग जाती थी कि कौन कहां से कितना वसूली कर ले। ये होड़ का जो सिलसिला चलता था। दूसरी तरफ अखिलेश भी अपने किले को मजबूत करने के लिए सियासी बिसात बिछा चुके हैं। सियासी कुरुक्षेत्र में तब्दील हो चुके अयोध्या में कौन चक्रव्यूह में फंसेगा और कौन बाजी मारेगा, यही सवाल बरकरार है। तुषार श्रीवास्तव, लखनऊ, जी मीडिया। जहां इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा उपचुनाव में, क्योंकि चाचा वर्सेस सीएम योगी के बीच है, क्योंकि जिम्मेदारी जहां सीएम योगी पर है। सीएम योगी पर तो वैसे 10 सीटों की है, लेकिन मिल्कीपुर और कटेरी पर उनका खास फोकस है। तो वहां चाचा समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक है। अब कैसा मुकाबला हो, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। शरद त्रिवेदी प्रवक्ता है बीजेपी के, शरद जी बहुत बहुत स्वागत है। भुवन जोशी प्रवक्ता सपा की तरफ से रहेंगे, भुवन जी बहुत बहुत स्वागत है। सुधा मिश्रा भी रहेंगे हमारे साथ कांग्रेस साथ। संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शरद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेता हूं सर। आपके लिए बड़ा चैलेंज है इस बार सर, क्योंकि चाचा साथ आते हैं तो समाजवादी पार्टी मजबूत हो जाती है। लोकसभा चुनाव में भी देखा, और उपचुनाव में चाचा को भी अहम जिम्मेदारी दी है। और जो चाचा जिस पर आप निशाना चाहते हैं कि चाचा को गच्चा मिल गया, लेकिन चाचा से ही अब इस बार चैलेंज मिलेगा आपको। शर्मा जी देखिए, ये जो जोश का कारण है विपक्ष का, वो सिर्फ इस वजह से है कि इनको उत्तर प्रदेश में सीटें मिली हैं। लेकिन मैं बता दूं, वो चुनाव जो था वो देश का चुनाव था, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं था। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों फेल हुई है। अगर 543 को अगर आप परसेंटेज के अनुपात में देखें तो समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, माने 6% मिले, और कांग्रेस को 99 मिली है, माने 18% मिले। तो ये तो दोनों पासिंग से भी आधे नंबर और 1/3 नंबर पे आए हैं।
दूसरी चीज यह है कि हमने जनता ने 2 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा और 2 बार निकाय चुनाव में आशीर्वाद दिया है। जनता खुद बोल रही है। एक बार बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा है तो इनको लग रहा है कि नहीं, पता नहीं हम कौन सा जग जीत लेंगे। 6 बार जनता ने इनको जवाब दिया है। 10 साल से ही उत्तर प्रदेश से बाहर है। कांग्रेस 35 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर है। समाजवादी पार्टी 10 साल से बाहर है। तो इनका कोई भविष्य नहीं है। एक बार ठीक है, जब बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, वो इनको बता दिया है। लेकिन अब की बार आप देखिए 10 की 10 सीटें पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। जोशी साहब, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। जोशी जी, जी आवाज बोलिएगा, आप रखिए बात। मैं कह रहा हूँ 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जवाब देने का काम करा। उसके बाद पूरे देश में जो उपचुनाव हुए उनमें भी ये लोग हाशिए पे आए। एक मध्य प्रदेश की और इनका सीट छोड़ के सारी सीटों पर इन्होंने हार दिया। और अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है उसको जवाब देने का काम हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं हार की लगातार हैट्रिक अब होने जा रही है। 10 जो चुनाव है उपचुनाव के उत्तर प्रदेश में वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करने जा रहे हैं। और हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं, जो सूत्र हमें हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था वो आज उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे देश का सूत्र। जोशी साहब, चाचा को आप फ्रंट पर रख रहे हैं इस बार। चाचा इस बार गच्चा दे पाएंगे इनको या नहीं, या कहीं ये गच्चा दे दें आपको? चाचा जी ने तो विधानसभा में स्वयं करा के मुझे तो गच्चा माननीय योगी जी ने दिया है। मैंने 3 साल चाचा जी ने कहा कि मैं इनके संपर्क में था, लेकिन योगी जी ने गच्चा दिया। वो वाला गच्चा तो क्लियर हो ही गया। 24 में गच्चा दे दिया चाचा जी ने माननीय। सर जोशी जी, अगर हार गए तो फिर हार का ठीक रहा, चाचा पर तो नहीं फूटेगा ना? देखिए, समाजवाद में इस तरह का नहीं होता। समाजवाद में हम सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आप इसको भी देखा होगा आपने। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने सीटों का बंटवारा कर लिया। ये सामूहिक नेतृत्व है ही नहीं इनका तो तीसरा छोड़ने की लड़ाई अभी चुनाव से पहले हमने देख ली है कि कैसे ठीकरा फोड़ा जाए उप मुख्यमंत्री। चलिए हमारे साथ देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ गए, उनसे भी चर्चा में शामिल कर लेते। सुधा जी, कांग्रेस कहाँ खड़ी है उपचुनाव में? पहले तो गठबंधन ही नहीं हो पा रहा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? आपने पर्यवेक्षक तैयार कर दिए, उन्होंने प्रभारी उतार दिए। तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, समस्या है? हमें तो प्रॉब्लम नहीं है, तस्वीर साफ कर दीजिए, हम तो अच्छी बात है। हाँ, तस्वीर साफ है। जो हमारे पर्यवेक्षक उतारे गए हैं, जो उनके प्रभारी उतारे गए हैं, वो सिर्फ चुनाव हमें जीतना है। जैसा प्रदर्शन हमने किया था लोकसभा में। अभी हमारे भाई साहब ने कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने, कि घड़ी एक बार सही टाइम बताती है। इनको यही नहीं पता नहीं तो घड़ी। सुधा जी ये तो बता दीजिए, मिल्कीपुर तो समाजवादी पार्टी कहती है हमारा गढ़ है। सभी लोग बोल रहे नहीं, एक मिनट आप रख देना, बात में आपको ही मौका दूंगा। मेरा एक सवाल तो बता दीजिए ना, आपने पूछा कि आपको क्यों परेशानी है। मिल्कीपुर आपका उनका गढ़ है, वो मानते हैं, फिर आपने पर्यवेक्षक वहां क्यों उतार दिया? आप फूलपुर लड़ना चाहते हैं, उन्होंने वहां प्रभारी बना दिया अपना, ये तो समझा दीजिए। नहीं, हम गठबंधन में, और गठबंधन में 10 की 10 जीतनी है। उसके लिए हमें जो करना है हम कर रहे हैं। उसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। तो बता दूं मैं आपको, घड़ी हमेशा सही से बताती है। उसके लिए कोई एक समय नहीं होता है। 24 घंटे में जितनी बार सुई चलेगी ना, सही समय बताएगी। और जो बार बार कह रहे हैं कि एक बार छींका टूटा, इनको ये नहीं पता है कि कभी कभी किस्मत जब इस तरह पलटती है ना, तो जिसके लिए पलटती है और जिसके खिलाफ पलटती है, दोनों बीच का अंतर ना पूरे दुनिया को बदल देता है। तो इनको जो लगता है, ये बात जो आपने भी गच्चा और बच्चा जाने क्या शब्दों का प्रयोग किया है, इसीलिए कहा जाता है कि जो अस्तरहीनता आ रही है बोलने में, वो यही वजह है। क्योंकि इन लोगों ने पूरी राजनीति की शुचिता को, इसकी स्वाभाविकता को खत्म कर दिया है। जाहिर सी बात है, जब मोदी जी चुनाव लड़ते हैं उनके चेहरे की बात होती है, लेकिन जब चुनाव हारते हैं तब नड्डा जी की बात होती है। तो इन्हें ऐसा लगता है, आप सबको लगता है कि ये हर जगह होने वाला है। हम गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में एक साथ 10 सीटों। जल्दी से मैं एक रिएक्शन शरद जी से ले लेता हूं, फिर मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक संदीप साहब का रुख करूंगा। शरद जी, रिएक्शन, एक रिएक्शन आपका, जो सुधा जी कह रही हैं उस पर एक रिएक्शन आपका जल्दी से। देखिए, पिछले 10 साल में इनकी जितने चुनाव जीते हैं उनमें टोटल सीटें जितनी इनको मिली थी उससे ज्यादा हमको इस चुनाव में मिली है। तो कौन जीता है कौन हारा है ये तो इन्हें खुद पता है।
और खाली मध्य प्रदेश और खाली उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इनकी मोहब्बत की दुकान चल गई। बाकी मध्य प्रदेश में क्या हो गया था, राजस्थान में क्या हो गया था, हिमाचल में तो इनकी सरकारें वहां भी चुनाव हार गए, उत्तरांचल में क्या हो गया। तो ये जो कहानियां किससे सुना रहे थे, एक ही बार काट के हांडी चढ़ी, दोबारा नहीं चढ़ेगी। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी और भारतीय जनता पार्टी 2029 में भी अपनी सरकार बनाएगी और अब की बार भी हमारी ही सरकार है, एनडीए की सरकार है। इनकी कहीं सत्ता से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है और ना रहेगा। मैं लौट रहा हूं संदीप श्रीवास्तव, एक रिएक्शन आपसे। संदीप साहब, कैसे देखते हैं ये जो उपचुनाव की जंग है? उपचुनाव में अगर देखें तो चाचा को भी फ्रंट पर रखा गया है अखिलेश यादव की तरफ से, वहीं सीएम योगी फ्रंट पर है, खासकर 2 सीटों पर, कटेरी और मिल्कीपुर में। यहां एक बड़ी दिलचस्प होगी, अब चाचा गच्चा दे पाएंगे इनको या नहीं दे पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं जयप्रकाश जी, मुझे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन जीतने जा रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है ये उपचुनाव। इन दोनों उपचुनावों में चुनौती जरूर मिलेगी, क्योंकि पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव ने लोकसभा में कांग्रेस के गठबंधन के बाद किया था, जिस तरीके से उन्होंने जमीन पर दिखाया है, तो मुझे इतना आसान नहीं लग रहा। देखिए, चुनाव परिणाम क्या आते हैं, ये इसके बारे में न मैं जानता हूँ, न शरद जी जानते हैं, न सुधा जी जानती हैं और न कोई और जानता है। लेकिन फिलहाल जो जमीनी हकीकत है इतना आसान नहीं है, क्योंकि मिल्कीपुर आप बता रहे हैं कि अयोध्या जो अयोध्या प्रसाद जी वहां से सांसद हो चुके, विधायक थे पहले, वो छोड़ के इस सीट पर लगातार वो विधायक रहे हैं वहां से, तो उतना आसान नहीं है वो सीट। उस सीट को भी आप ये नहीं कह सकते कि वे ऑफ करके आप बीजेपी को दे सकते हैं। लेकिन 10 में से मुझे लगता है कि शायद, क्योंकि 5 सीटें पहले भी सपा के पास यहाँ पे थी, और जिस सीट पर इरफान सोलंकी के हटने के बाद तीसरा मऊ जो कानपुर की बात कही जा रही है, वहां पे हो सकता है कि बीजेपी टक्कर में दिखाई पड़े। मुझे लगता है कि शायद वहां वेटेज मिलता हुआ दिखाई देगा बीजेपी को। लेकिन ओवरऑल अगर आप 10 सीटों में बात करते हैं तो मुझे इतना आसान नहीं लग रहा है। योगी जी और उनकी पूरी टीम लगी हुई है, इतना आसान नहीं है सपा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए कि उनको उनका जो मैकेनिज्म है, उनका जो चुनाव प्रबंधन है, उसको इतनी आसानी से। संदीप, अगर हम सपा और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो लग रहा है कि वो उतर पाएगा या खींचतान नजर आ रही है? क्योंकि जहां कांग्रेस कह रही है कि हम देखिए फूलपुर लड़ेंगे, मैंने कल भी बहुत नेताओं से बात की, वो खुलकर कहते हैं हम फूलपुर हम ही लड़ेंगे, लेकिन वहां प्रभारी उतार रही है समाजवादी पार्टी। जी, 2 सीटों पर मुझे भी संभावना लग रही है। एक तो गाजियाबाद, क्योंकि वहां सेकंड पोजीशन पर लोकसभा में भी आए थे, और फूलपुर चूंकि वो लोकसभा इलाहाबाद में जीत के आए हैं और फूलपुर पे वो दूसरे नंबर पे थे, तो मुझे लगता है कि शायद 2 सीटों पर कांग्रेस को यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन ये पार्टी की अंदरूनी बात है, इसमें अभी ये कह पाना, क्योंकि अभी फिलहाल इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं आई है, किसी ने ये नहीं कहा है कि नहीं कांग्रेस वहां नहीं लड़ेगी या समाजवादी पार्टी वहां सहयोग नहीं करेगी, क्योंकि इनका अलायंस पहले से चला आ रहा है, लोकसभा चुनाव में है। लेकिन उपचुनाव में क्या ये अलायंस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बस हम सवाल यही है कि पर्यवेक्षक उतार दिए उन्होंने, प्रभारी तैयार कर दिए, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये पशुपेश की स्थिति है। मैं लौट रहा हूं एक बार भुवन साहब, मेरा सवाल यही है, ठीक है आपने कहा, सुधा जी भी कह रही है कि देखिए कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि स्थितियां, आपने उधर प्रभारी उतार दिए, इन्होंने पर्यवेक्षक उतार दिए, फिर कैसे गठबंधन कैसे होगा फिर? देखिए, पर्यवेक्षक उन्होंने उतार दिए, प्रभारी हमने उतार दिए, इसका मतलब दोनों पार्टियों ने जिम्मेदारी दे दी है इंडिया गठबंधन को जिताने की। यही तो नारा अखिलेश यादव जी ने दिया, पीडीए प्लस इंडिया, ये सूत्र देने वाले कौन थे? माननीय अखिलेश यादव जी थे। तो निश्चित तौर पे तो स्ट्रेटजी है हमारी, इनके जो पर्यवेक्षक है और हमारे प्रभारी मिलकर अपने अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, उनको जिताने के लिए पूरी तरह से लगाने का काम करेंगे। यही काम तो है, यही तो संगठन का काम होता है। तो ये तो बहुत अच्छी सुखद पहलू है जिसे आप उस तरह से देखना चाह रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, ये लगातार हैट्रिक का दौर है। अब ये देखिएगा हैट्रिक होने जा रही है, नफरत हारने जा रही है और मोहब्बत जीतने जा रही है। कांग्रेस 5 मांग रही है, दे पाएंगे सर 5 सीटें कांग्रेस को? सीटें कोई मुद्दा ही नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी से बड़े दिल का व्यक्ति पूरे राजनीतिक जीवन में कोई नहीं है। यही लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई है कि नफरत को हराना है, तनाशाही को हराना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, प्रदेश को बचाना है। सुधा जी, 5 सीट चाहिए या ज्यादा चाहिए या कम में ही हो जाएगी बात? शर्मा जी, यहाँ पे हम 10 की 10 जीत रहे हैं, हमारा गठबंधन जीतेगा और 10 की 10 सीटों पे हम में से कोई भी लड़े, जितनी सीटें संगठन तय करेगा एक दूसरे से बात करके, उन 10 पे हमें जीत तय करानी है, ये बात कंफर्म है। और मैं आपके जो विश्वस्त सूत्र हैं उनको बता दीजिएगा
कि 10 पे 10 इंडिया गठबंधन अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए शरद जी से अपने जवाब ले एक्टिव रहे। शरद जी उम्मीदवारों 10 की 10 जीत रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? खड़ा करेगा, जिससे भाजपा चारों सर फिर तो टेंशन बढ़ जाएगी, फिर खतरे की घंटी है आपकी सरकार के लिए अगर 10 की 10 ये जीत गए तो। देखिए, मैं आपको माननीय मोदी जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ये आश्वासन देता हूं कि सपना देखने पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। जितने चाहे सपने देख लें, इनका कोई सपना सच नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जीएसटी है ना, आपने मरने से लेके पैदा होने से लेके सब पे लगा रखे हैं, तो सपने में भी आप लगा सकते हैं। आपने अगर कह दिया तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपने इस मौलिक कर्तव्य अधिकार जो संविधान ने दिया है उस पे हम काम करते रहेंगे। संविधान की रक्षा करनी है। आपने भी कहा ना सपनों पे टैक्स नहीं लगा है, क्या पता आप लोगों के दिमाग में चल रहा हो, क्योंकि पहली बार इस देश में जीएसटी के नाम पे आपने हर उस चीज पे टैक्स लगाया जो पहले टैक्स फ्री था। तो आप लोग कर सकते हैं, करिए। शरद जी देखिए, कांग्रेस की सरकार तो टैक्स से नहीं चलती थी, इनकी सरकार चंदे से चलती थी। पिछले 70 साल में इन्होंने कभी टैक्स नहीं लिया, सब समाज कल्याण किया है। और 3 राज्यों में जहां इन्होंने समाज कल्याण किया है, जो डेट टू जीडीपी रेशियो राजस्थान की, जो पंजाब की सरकार है वो 53% डेट टू जीडीपी रेशियो, 53% कर्जदार है। और दूसरे नंबर पे 48% डेट टू जीडीपी रेशियो में वैश्विक ऋण कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, बस इतना बता देंगे तो मैं मान जाऊंगी कि इस सरकार ने इस देश के हित में कोई काम भी किया होगा। अतिरिक्त बजट जो ये दान में दे रहे थे उसका 56,000 करोड़ का बजट तैयार हो गया, इसके बाद तो पैसे नहीं है। शरद जी एक बहुत बड़ा सवाल, ये पीडीए फॉर्मूला की बात कर रहे हैं सर, चलिए मैं मुद्दे पर ही रखता हूँ। शरद जी पीडीए फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, ये पीडीए फॉर्मूला जो लोकसभा चुनाव में आपके लिए सिरदर्द बन गया। शरद जी पीडीए फॉर्मूला इनके पास नहीं, पीडीए तो इनका फॉर्मूला पहले ही बदल दिया था। पहले उन्होंने कहा था ए का मतलब अल्पसंख्यक होता है, 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कहा अल्पसंख्यक नहीं है, उसका ए का मतलब अगड़ा होता है। तो ये जातिवाद और धर्म के आधार पे जिनका तोड़ने का इरादा है वो पहले भी यही करते आए हैं। इनकी पूरी कहानी जब पूरे जो हिंदू समाज है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसको खत्म करने का है। इंडी गठबंधन तो बना इसी पे। और एक रिएक्शन भास्कर जोशी, भास्कर जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। भास्कर जोशी जी, गठबंधन में देश सनातन धर्म को खत्म करने के बारे में कोई मतभेद नहीं है। मैंने किसी ने इस बात का खंडन नहीं किया है। ठीक है, शरद जी जवाब ले। देखिए, अभी मैं सुन पा रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चंदे की बात करते। अरे चंदे का धंधा तो आप करते हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या लाए, भ्रष्टाचार की नई स्कीम आप लेकर आए, जिसमें जो चंदा देगा उसका नाम नहीं जाहिर होगा, लेकिन और जगह आपको नाम पूछना है तो चंदे में नाम नहीं चाहिए। तो ये भ्रष्टाचारी जो पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रिश्वत लेते हुए देश को शर्मसार कर गए हो, ये भ्रष्टाचार की नई योजना लाने के अलावा काम क्या कर रहे हैं? इसी बात पर तो जनता की अदालत में फेल हुए उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए मैं एक रिएक्शन मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक से जानना चाहूंगा। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सर ये है संदीप जी, पीडीए फॉर्मूला कहीं ना कहीं, जिसने आपने भी कहा कि देखिए मुकाबला बड़ा टफ होगा। ये जो पीडीए फॉर्मूले के तहत यहां जो लड़ाई होगी वो बीजेपी के लिए एक टेंशन भरी तो है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना आसान होगा समाजवादी पार्टी के लिए, या 14 साल बाद मायावती जी भी उपचुनाव में आ रही हैं, लड़ने जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान होगा किसी भी पार्टी के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो या भाजपा हो। लेकिन क्योंकि भाजपा एज पे इसलिए है क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार है, तो वो लगातार दूसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं और लगातार उनकी सरकार यहाँ पे बनी हुई है, तो वो एज कितना पहुंचा पाते हैं जनता तक, उन बातों को कहाँ तक ले जा पाते हैं, और क्या समाजवादी पार्टी जो लोकसभा में जो उसने परिणाम दिखाए थे, जो जिस तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन उसने लोकसभा में किया है, जिस तरीके से वो नंबर 1 पार्टी बनकर लोकसभा में पहुंची है, क्या वही परफॉर्मेंस उसके पार्टी के कार्यकर्ता इन उपचुनाव में भी दिखा पाएंगे? ये एक बड़ी चुनौती है। और बसपा के आने के बाद कहीं ये जिन पीडीए की बात की जा रही है, जिन सीटों पर पीडीए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मिल्कीपुर बहुत इंपॉर्टेंट सीट है जयप्रकाश जी, क्या वहां पे बसपा के आने से क्या सपा को कोई लॉस होगा या वहां पे एज बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो मुझे लगता है कि ये त्रिकोणीय इतना आसान नहीं है। बसपा के आने के बाद ये मुकाबले बड़े रोचक हो जाएंगे और इन सारे सीटों पर 10 की 10 सीटों पर आपको ये कहने में कहीं भी हिचक नहीं होगा कि बहुत आसान नहीं होगा।
चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो। लेकिन जो पीडीए का कार्ड समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने जो गठबंधन उनका रहा है लोकसभा चुनाव में, अगर वो फॉर्मूला लोगों तक वो पहुंचाने में, जैसे लोकसभा में वो सफल रहे, इस उपचुनाव में भी अगर वो सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। चुनौती एक तरीके से बीजेपी को दिखाई देगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ बहुत कुशल नेतृत्व करता है और मुझे लगता है कि उनकी पूरी टीम इस पूरे 10 के 10 उपचुनाव में लगातार लगी रहेगी। और समाजवादी पार्टी जो कि चुनौती देने में बहुत सक्षम है, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव भी अपनी कमर कस के ही अपने चाचा शिवपाल को इन सारे उपचुनाव में लगाए होंगे। और समाजवादी पार्टी का गठबंधन या जिस तरीके से वो लगातार इन चुनाव में लगातार बने हुए हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना आसान होगा इन चुनाव। जोशी जी एक सवाल आपसे, क्योंकि पीडीए फॉर्मूले से आप जीते, पीडीए फॉर्मूले से क्या आपको लग रहा है कि जीत का रास्ता आप बनाएंगे इस उपचुनाव में? देखिए, हम सब कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि पीडीए प्लस इंडिया, इसी सूत्र से हम लोकसभा में गए थे, अब इसी में उपचुनाव में जा रहे हैं और यही उत्तर प्रदेश का मूड है और आने वाला परिणाम आपको बता देगा। क्योंकि निश्चित तौर पे जो हम देखते हैं योगी सरकार में और मोदी सरकार में 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का, 7 साल का योगी जी का, हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्टिव रहा वर्ग वो पीडीए रहा। और पीडीए आज माननीय अखिलेश यादव जी का आंदोलन, पूरे देश का आंदोलन माननीय अखिलेश यादव जी ने बना दिया। ठीक, सुधा जी एक सवाल आपसे भी, मेरा सवाल है कि आपने 10 सीट का दम भर रही है मैम, कैसे 10 सीट जीत जाएंगे क्या आप? इसमें अगर आप लोकतंत्र में इसको दम्भ कहते हैं, जब जनता के साथ जुड़ के काम किया जाए और उसका रिजल्ट भी आपको दिख रहा हो और उसके भय से आपकी जो मौजूदा सरकार है उसके पीछे लिए गए फैसलों को देखा जाए पिछले 2 महीने में, चाहे वो अध्यापकों के अटेंडेंस की बात हो, चाहे नजूल की बात हो, चाहे जिसकी 3 जून के फैसले थे, उन फैसलों पे जिस तरह सरकार पीछे भागी है, पीछे की तरफ लौटी है, ये दिखाता है कि इस सरकार की जल्दबाजी, इस सरकार की जन विरोधी चीजें और इस सरकार की जो अभिमान की बातें हैं कि बस वही जीत सकते हैं, ये जनता के समक्ष पहुंच चुकी हैं। जनता समझ रही है इस बात को कि ये उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने वाली पार्टी नहीं, बस और बस अपने अभिमान की तुष्टीकरण के लिए धर्म और राजनीति के उन्माद को फैला के इस देश को विभाजनकारी शक्तियों के हाथ में सौंपना चाहती है। तो जनता जब ये सब समझ जाती है, शिक्षा आखिरी का शरद जी एक बड़ी बात, क्योंकि इन्होंने कहा देखिए एक दबाव तो है, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पर दो विधानसभा की जिम्मेदारी ले ली है और सुधा जी जिस बात का जिक्र कर रही है कि आप फैसले बदले और कुछ फैसले हुए, वो कहीं ना कहीं दबाव तो है आप पर, जो लोकसभा चुनाव में चूक हुई, जो आप लोगों को सफलता नहीं मिल पाई यूपी में, उस हिसाब से उस कहीं ना कहीं उपचुनाव में दबाव में खेल रहे हैं आप। देखिए शर्मा जी, जो हमें गलतियां थी, जो हमें खामियां थी, हमने उनको सुधार लिया है। मैंने आपको पहले ही कहा कि 35 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बाहर है और समाजवादी पार्टी 4 बार जो चुनाव जीती है, 4 में से 3 बार तो वो गठबंधन की सरकार बनी थी, अपने बूते पे सरकार नहीं बना पाए। एक बार इन्होंने अपने बूते पे सरकार बनाई, तो इनकी सरकार में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में सबको पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस उत्तर प्रदेश से 35 साल से बाहर है और कभी भी 35 साल में ना देश में ना उत्तर प्रदेश में कभी भी अपने बहुमत पे ये सरकार नहीं बना पाए हैं। तो किस तरह ये जनता से हटे हुए, किस तरह जनता ने इनको अलग कर दिया है, वो इनको हमसे बेहतर पता है। चलिए 10 सीटों पर उपचुनाव है और कहीं ना कहीं नाक की लड़ाई है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखना है सभी दलों ने ताकत लगा दी है। हालांकि कहा जा रहा है कि गठबंधन हो जाएगा, सीटों को लेकर कोई पेच नहीं है। वहीं चाचा वर्सेस सीएम योगी की भी लड़ाई है, क्योंकि सीएम योगी भी लगातार 2 सीटों पर फोकस कर रहे हैं, मिल्कीपुर और कटेरी पर। तो चाचा